प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के इंग्लिश के चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स के साथ करेंगे और ठीक इसके बाद कक्षा 11 में इंग्लिश के ही चैप्टर द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी बुक मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स के आगे का भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था और जो आज हम पढ़ने वाले हैं उससे परिचय। न्याय के देवता की हिस्सेदारी। रॉयल्स को तुरंत निष्पादित क्यों किया गया? लोगों ने गुरु से क्यों विनती करी? बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे इंसाफ घूम फिर के पूर्ण चक्र में आ गया था। नई स्टेक मतलब धारीदार लकड़ी का कैसे उपयोग किया गया था, लेकिन अमीर व्यापारी के पतले होने के कारण उसे काम में नहीं लाया जा रहा था। लेकिन जब उन्होंने शिष्य को मोटा पाया तो उन्होंने सोचा कि इस मोटे आदमी पर स्टेक का एग्जीक्यूशन हो सकता है कि कैसे गुरु अपने शिष्य को बचाने के लिए पहुंचे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे गुरु की बुद्धिमत्ता ने शिष्य की जिंदगी बचा ली। राजा और उनके मंत्रियों को लालच के वजह से मरना पड़ा। प्रजा के लोग मजबूर थे, इसलिए उन्होंने गुरु को राजा बनने को बोला। तभी से ही यह राज्य एक आर्म राज्य की तरह बन गया। तो आइए दोस्तों, आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। द स्टेक ऑफ द गॉड जस्टिस। न्याय के देवता की हिस्सेदारी। जब गुरुजी ने बोला कि वह पहले मरना चाहेंगे तो राजा दुविधा में आ गया कि गुरु ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तब राजा ने गुरु से पूछा कि आप ऐसा बिहेवियर मतलब स्वभाव क्यों दिखा रहे हैं। तब गुरु ने बोला कि ये जो स्टेक है वह न्याय की स्टेक है। इससे कभी भी कोई क्रिमिनल मतलब चोर नहीं मरा है। इसीलिए जो भी इससे सबसे पहले मरेगा वो अगला जन्म राजा के रूप में लेगा और दूसरी बार जो मरेगा वह मंत्री के रूप में जन्म लेगा। गुरु ने बोला कि वह अपनी बेकार जिंदगी से तंग आ गए हैं और एक राजा या मंत्री के रूप में अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। उन्होंने राजा से बोला कि वह अपने शब्द रखे और सबसे पहले गुरु को ही मृत्यु दे। यह बात सुन के राजा दुविधा में आ गए। उनको अपना राज्य भी संभालना था और अगले जन्म में राजा भी बनना था। तो उन्होंने अपने मंत्री से बात करके ये फैसला लिया कि वह स्टेक में सबसे पहले जाएंगे, जिससे उनका अगला जन्म राजा के रूप में ही हो। उस रात राजा और मंत्री को उनके नौकरों ने स्टेक से मारा। सिर्फ इसी लालच में
कि अगले जन्म में वह राजा और मंत्री के रूप में ही पैदा होंगे। राज्य में पूरी रात शोक और दर्द मनाया गया। सबको राज्य के भविष्य की चिंता थी। इसीलिए उन्होंने गुरु और उसके शिष्य से विनती करी कि वह राजा और मंत्री का कारोबार संभाले। तभी से ही राज्य के सभी रूल्स मतलब नियम बदल गए। रात में रात का काम और दिन में दिन का काम होने लगा और एक डड्डू में कुछ भी नहीं बिकता था। यह राज्य एक आम राज्य की तरह बन गया। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि न्याय के देवता की हिस्सेदारी कैसे रही। रॉयल्स मतलब राजा को तुरंत निष्पादित क्यों किया गया और लोगों ने गुरु से क्यों विनती करी। दोस्तों, आप भी घर जाके अपनी बुक मोमेंट से ये चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स जरूर पढ़ें ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम आपकी बुक मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट मतलब जरूरी क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब सोचकर आपका परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए अभ्यास हो जाएगा। इस वीडियो में मैं पहले एक सवाल पूछूंगी, उसके बाद आपको जवाब सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिलेगा। उसके बाद मैं जवाब बताऊंगी। पहला सवाल है, What are the two strange things the Guru and his disciple find in the kingdom of fools? गुरु और उनके शिष्य को मूर्खों के राज्य में क्या दो बातें अजीब लगी? Two strange things observed by the Guru and his disciple are as follows. दो चीजें जो गुरु और उनके शिष्य को अजीब लगी थी। In the kingdom, people slept throughout the day and even animals didn't dare venture out during daytime. पहली कि राज्य के लोग दिन में सोते थे और यहाँ तक कि जानवर भी राजा का आदेश मानते थे। The cost to purchase anything from the market was the same, one daddu. दूसरी बात, बाजार में महंगी से महंगी और सस्ते से सस्ती चीज सिर्फ एक डड्डू में मिलती थी। Why does the disciple decides to stay in the kingdom of fools? Was it a good idea? शिष्य ने मूर्खों के राज्यों में रहने का फैसला क्यों किया? क्या यह एक अच्छा विचार था? He was delighted that everything cost a single daddu, and whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas. शिष्य इस बात से खुश हो गया था कि चाहे चावल हो या बहुत सारे केले, सब कुछ सिर्फ एक डड्डू का ही मिलता था। According to the Guru, staying there was not a good idea as they were all fools. गुरु के अनुसार इस राज्य में रहना अच्छा विचार नहीं था क्योंकि यहाँ सब मूर्ख रहते थे। So he felt
this situation would not last long and was not sure about what they would do in the future. तो गुरु को लगा कि यह ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा और भविष्य में क्या हो यह भी नहीं पता था। Name all the people who were tried in the king's court and give the reasons for their trial. उन सभी लोगों के नाम बताइए जिन्हें राजा के न्यायपाल में पेश किया गया था और उनके मुकदमे के क्या कारण थे। The merchant, blamed for murdering a thief, as his old house wall had collapsed and fall on the thief while he was escaping with the loot. पहला आदमी जिसे राजा के न्यायपाल में पेश किया गया था वह अमीर व्यापारी था। उसके मुकदमे का कारण था कि उसके पुराने घर की दीवार में जो चोर द्वारा होल किया गया था उससे दीवार गिर गई थी और चोर की मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से उसे न्यायपाल में पेश किया गया था। The poor bricklayer, blamed for building a weak wall. गरीब ब्रिकलेयर मतलब दीवार बनाने वाला इसलिए न्यायपाल में पेश किया गया था क्योंकि उसने खराब दीवार बनाई थी। The dancing girl, now an old woman, blamed for distracting the bricklayer. नृत्य करने वाली लड़की को न्यायपाल में इसलिए पेश किया गया था क्योंकि उसने ब्रिकलेयर का ध्यान खींचा था। The goldsmith, blamed for being lazy and made her walk to his house several times. सुनहार को न्यायपाल में इसलिए पेश किया गया था क्योंकि वह बहुत आलसी था और नृत्य करने वाली के गहनों को वक्त से नहीं बनाया था। A rich merchant, blamed to be an impatient rich man. अमीर आदमी जो कि असलियत में दीवार गिरने वाले घर का मालिक था उसको न्यायपाल में इसलिए पेश किया गया था क्योंकि सुनहार ने उसी के वजह से नृत्य करने वाली को गहने टाइम से नहीं दिए थे। Who was the real culprit according to the king? Why does he escaped the punishment? राजा के अनुसार असली अपराधी कौन था? वह सजा से क्यों बच गया? The real culprit, according to the king, is the merchant. राजा के हिसाब से असली गुनहगार व्यापारी था। Although his old father was the real murderer, but he was dead and someone had to be punished in his place. असली गुनहगार व्यापारी के पिता थे जो कि अब मर गए थे, तो उनकी जगह किसी न किसी को तो सजा मिलनी ही थी। He escapes the punishment because he was too thin to be properly executed on the stake. व्यापारी सजा से इसलिए बच गया क्योंकि वह बहुत पतला था और पतले होने के कारण उसके ऊपर स्टेक नहीं चलती। What were the Guru's word of wisdom? When does the disciple remember them?
हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमारी 11th की बुक स्नैपशॉट के चैप्टर का। इस चैप्टर का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। और जैसे कि आपको याद होगा, हमने इस चैप्टर के 3 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने बात करी थी कि किस तरह से आरम का कजन मुराद एक घोड़े को चुरा लाता है एक सुबह। उसके बाद किस तरह से दोनों भाई उस घोड़े की सवारी को एंजॉय करते हैं। इससे पहले की वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में हमें पता चला था कि असलियत में वो घोड़ा एक फार्मर का है जिसका नाम है जॉन बायरो, और वो एक दिन आरम के घर पर आ जाता है उसके अंकल से बात करने। आज हम इस वीडियो में इसके आगे की स्टोरी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेज नंबर 7 एंड पेज नंबर 8 की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब हमने जाना था कि किस तरह से अंकल और फार्मर जॉन बायरो घर पर बैठकर आरम के घर पर बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं, और जॉन बायरो अंकल को बताते हैं कि उनका ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पिछले महीने चोरी हो गया था। चलिए देखते हैं इस पर अंकल का क्या रिएक्शन रहा। ये सुनकर अंकल बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो गए और वो बोलते हैं, इट्स नो हार्म, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड। कि तुम तो सिर्फ एक घोड़े के लॉस की बात कर रहे हो, क्या हम सब लोगों ने अपना घर नहीं खोया है। और साथ ही अंकल बोलते हैं कि व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, और तुम क्या ये घोड़े के खो जाने पर इतना रो रहे हो। और अंकल से ऐसे वर्ड सुनकर वो फार्मर जॉन बायरो बोलता है कि दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू बट फॉर माई सॉरी। सॉरी का मतलब होता है अ स्मॉल कैरेज with 4 wheels and a roof and seats facing forward pulled by a horse or horses। बेसिकली एक ऐसी गाड़ी जो घोड़ा चलाता है और जिस पर पीछे लोग बैठ सकते हैं। इसके आगे जॉन बायरो बोलता है कि what good is a surrey without a horse, कि घोड़े के बिना उस सरी का भी मैं क्या यूज करूंगा। इस पे अंकल बोलते हैं पे नो अटेंशन टू इट, कि कोई ध्यान ही मत दो उस पर। इसके रिप्लाई पर जॉन बायरो बोलता है कि आई वॉक्ड 10 miles टू गेट हियर, यानी कि मुझे यहाँ आने में ही 10 miles चलकर आना पड़ा है। और ये सुनकर अंकल रिप्लाई करते हैं यू हैव लेग्स, कि तुम्हारे पास लेग्स है, उनका यूज करो। अगर तुमने चलकर भी आए हो तो लेग्स का तो वही काम होता है। और ऐसा सुनकर वो फार्मर जॉन बायरो बड़ी सैड टोन में बोलता है माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, कि मेरी लेफ्ट लेग में बहुत दर्द होता है। और ये सुनकर फिर से अंकल बोल देते हैं पे नो अटेंशन टू इट, कि कोई ध्यान ही मत दो उस पर। इसके बाद वो फार्मर जॉन बायरो फिर बोलता है दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, कि वो जो घोड़ा था, वो जो सफेद ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स था, वो उसे उस फार्मर को $60 का पड़ा है। इस पर अंकल बोलते हैं आई स्पिट ऑन मनी। ये सुनकर वो फार्मर आरम के घर से चला जाता है। इसके बाद आरम हमें बताता है कि किस तरह से जैसे ही वो फार्मर उनके घर से जाता है, वो भागकर अपने कजन के पास आता है। आरम का कजन मुराद एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है और वो एक बर्ड के टूटे हुए पंख को सही कर रहा होता है। आरम को भागते हुए देखकर उसका कजन मुराद उससे पूछता है व्हाट इज इट, कि क्या हुआ। इसके रिप्लाई पे आरम बोलता है कि द फार्मर जॉन बायरो ही विजिटेड अवर हाउस, ही वांट्स हिज हॉर्स, यानी कि आरम अपने कजन मुराद को इन्फॉर्म करता है कि जो फार्मर है जॉन बायरो, वो उनके घर पर आया था और उसे अपना घोड़ा चाहिए। इसके बाद आरम मुराद को ये भी इन्फॉर्म करता है यू हैव हैड इट अ मंथ, आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, यानी कि आरम अपने कजन मुराद को बोलता है कि तुम्हारे पास घोड़ा 1 महीने तक था
अब तुम मुझे ये प्रॉमिस करो कि तुम उस घोड़े को तब तक वापस नहीं करोगे जब तक मैं घोड़ा चलाना ना सीख लूं। और ये सुनकर मुराद बोलता है कि इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, यानी कि अरम तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा अगर तुम्हें घोड़ा चलाना सीखना है तो। और इस पर अरम बोलता है कि वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, तो फिर ठीक है, हम लोग फिर घोड़े को 1 साल तक अपने पास रखेंगे। और ये सुनकर मुराद बहुत शॉक हो जाता है और वो बोलता है व्हाट, कि तुम क्या कह रहे हो। और इसके साथ ही मुराद ये भी बोलता है द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, कि घोड़ा उसके असली ओनर के पास वापस जाना चाहिए। इस पर अरम बोलता है कि व्हेन, आखिर कब। इस पर मुराद उसे इन्फॉर्म करता है इन 6 months एट द लेटेस्ट। और मुराद ये बोलने के साथ ही उस बर्ड को उठाता है और उसे हवा में उछाल देता है। वो बर्ड, क्योंकि उसका पंख अभी टूटा हुआ होता है, कभी नीचे गिरता है, फिर वो थोड़ा उड़ने की कोशिश करता है, पर वो फिर जमीन पर आ जाता है और फिर वो एक लंबी उड़ान लेते हुए सीधा आसमान में निकल जाता है। इसके बाद अरम हमें बताता है कि अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, यानी कि अगले 2 हफ्ते तक डेली वो और उसका कजन मुराद उस वाइनयार्ड में जाते और उस घोड़े को वहां से निकाल कर उस पर राइड करते। अरम घोड़ा चलाना सीखता और ऐसा चलता रहा 2 weeks तक। लेकिन एक मॉर्निंग जब वो उस घोड़े को लेकर वापस आ रहे थे तो उनके रास्ते में उन्हें वो फार्मर जॉन बायरो मिल गया। फार्मर को सामने देखते हुए मुराद अपने कजन अरम से बोलता है लेट मी डू द टॉकिंग, आई हैव अ वे विद फार्मर्स, कि तुम मुझे बात करने देना, मेरा एक तरीका है फार्मर्स के साथ। और मुराद फार्मर को जॉन बायरो को देखकर बोलता है गुड मॉर्निंग। इस पर जॉन बायरो भी रिप्लाई करते हैं गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स। इसके बाद जॉन बायरो उन दोनों लड़कों से पूछते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, कि तुम्हारे घोड़े का आखिर नाम क्या है। और मुराद इसके रिप्लाई में बोलता है माई हर्ट, कि उनके घोड़े का नाम है माई हर्ट। और ये सुनकर वो फार्मर बोलता है अ लवली नेम फॉर अ लवली हॉर्स। और इसके बाद वो फार्मर बोलता है कि I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. और जॉन बायरो उन लड़कों से बोलता है कि May I look into his mouth, कि क्या मैं तुम्हारे घोड़े के मुंह में देख सकता हूँ। और ये सुनकर मुराद बोलता है कि ऑफ कोर्स, कि आप हमारे इस घोड़े के मुंह में देख सकते हैं। जॉन बायरो उस घोड़े के पास आता है और उस घोड़े को अच्छी तरह से देखने के बाद जॉन बायरो बोलता है कि टूथ फॉर टूथ। और इसके बाद जॉन बायरो बोलता है साथ ही आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, कि ये घोड़ा मेरा होता अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता। यानी कि मैं किसी की भी कसम खाने के लिए रेडी था कि ये घोड़ा मेरा है, पर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ और मुझे पता है कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। इसके बाद मुराद बोलता है कि गुड डे जॉन बायरो। यहाँ पर जॉन बायरो ने उन लड़कों को कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि जॉन बायरो को उनकी फैमिली की ऑनेस्टी के बारे में पता था। इसके बाद अरब हमें बताता है कि उसके बाद वाली मॉर्निंग पर वो उस घोड़े को ले जाते हैं और जॉन बायरो के वाइनयार्ड में उसे जाकर छोड़ देते हैं। इसके बाद अगली आफ्टरनून पर जॉन बायरो फिर से अरम के घर पर आता है और वो अरम की मदर को अपना घोड़ा दिखाकर बताता है कि यही घोड़ा था जो उसका चोरी हो गया है और अब वो उसे वापस मिल गया है। ये सुनकर उसके अंकल काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं क्वाइट मैन क्वाइट, शांति, यानी कि बिल्कुल शांति। और इसी के साथ साथ अंकल ये भी बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारा घोड़ा वापस मिल गया है ना, तो अब इस चीज पर, इस मुद्दे पर कोई अटेंशन मत करो।
तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर अब यहीं पर खत्म होता है। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 की जाना कैसे फाइनली वो ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स अपने राइटफुल ओनर के पास, जो कि जॉन बायरो था, उसके पास पहुंच जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो घोड़ा परम और मुराद ने चुराया। दोस्तों, ये चैप्टर है हमारी बुक स्नैपशॉट से। घर जाकर इस चैप्टर को पढ़ना ना भूलिएगा। इससे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, डीजी 7 के आज के एपिसोड में आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हम कक्षा 9 में इंग्लिश के चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स को पढ़ा। ठीक उसके बाद कक्षा 11 में इंग्लिश के ही चैप्टर द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को पढ़ा। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा, इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी 7 इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।